कि काम करें और काम दिखेगा। सबसे ज्यादा प्रचार काम और उसका परिणाम होता है। आज देश के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। समझदार किसान हैं। ये 30, 40, 50 साल वाले किसान नहीं है जो 30, 40 साल पहले जिनको ज्ञान नहीं था। ये वो किसान है जिनको ज्ञान है, जो समझ है। आज का किसान एक मॉडर्न दुनिया में है। वह कानून समझता है, वह नियम समझता है, और वो इसलिए बैठे हैं। वो प्रतिनिधित्व केवल अपने गांव का या अपने प्रदेश का नहीं कर रहे, वह प्रतिनिधित्व अपने देश के हर किसान का कर रहे हैं। मैं आज जब आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं संबोधित पत्रकारों को भी कुछ बात कहना चाहता हूं। एक समय था जब अपना देश फूड गल्ले का आयात करता था। हम नेट इंपोर्टर थे फूड ग्रेड के। आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं फूड ग्रेड के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने देश की है। उस समय अमेरिका से PL 480 में घी आता था, और सबसे बड़ा कदम अगर किसी कांग्रेस सरकार ने उठाया, वे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, वो इंदिरा गांधी जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, कि अपने कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांति आए। क्योंकि भारत गांव में बसा था, भारत शहरों में नहीं बसा था। ये शहर तो पिछले 25, 30, 40 साल का फैशन बना है। आपने देखा भोपाल बढ़ते हुए, इंदौर बढ़ते हुए। ये हमें फैक्ट्स याद रखने हैं कि इसका इतिहास क्या है। सबसे बड़ा कदम जो उठाया था वो फूड ग्रेन टेकओवर का था। ये फूड ग्रेन टेकओवर में उस वक्त कोई MSP नहीं होता था, फूड कॉरपोरेशन नहीं थी, कोई MSP नहीं था। एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बनाई गई ताकि वो MSP समर्थन मूल्य घोषित करें। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई। ये इतिहास है, और ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है अपने देश की कृषि क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारे छोटे छोटे किसान थे, बाजरा बोते थे। मैंने खुद देखा हुआ है। 79 में कितने किसान थे जो गेहूं से जुड़े थे, जो सोयाबीन से जुड़े थे, जो मक्का से जुड़े थे। छोटे छोटे किसान थे, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, तो उनको MSP से कोई मतलब नहीं था। वो तो आसपास के गांव में बेच के अपना गुजारा करते थे। वो मंडी, हमारा मंडी एक्ट बना, मंडी से उनका कोई लेना देना नहीं थी कि मंडी के लिए तो सामान ही नहीं था, उतना तो उत्पादन ही नहीं था। तो हम मध्य प्रदेश में MSP से वंचित रह जाते थे, क्योंकि MSP लेने वाला कोई नहीं था। उस समय केंद्र सरकार सबसे ज्यादा उपार्जन जो प्रोक्योरमेंट होता था वो हरियाणा पंजाब से होता था। ये बड़े प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे, और ये बड़े प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को MSP का सबसे ज्यादा लाभ हुआ। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70%, मैं ये हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान गांव में है वो तभी चलती है जब किसान के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। वो अपने बच्चे को स्कूल, हमारे आज कॉलेज चलते हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, ये तरह तरह के कॉलेज बने हैं, जब किसान के पास वो फीस देने का पैसा हो। तो 70% लोग किसान नहीं है मध्य प्रदेश में, पर उनका जीवन कृषि क्षेत्र पर आधारित है।
जो हमारे ब्लॉक का बाजार है, हमारे तहसील का बाजार है, हमारे जिले का बाजार है, इसमें रोशनी तभी है जब हमारे कृषि क्षेत्र में खरीदने की ताकत है, उसकी जेब में ताकत है। ये नए नए कॉलेजेस जो बने, मैनेजमेंट के हो या इंजीनियरिंग के हो, ये तभी चलते हैं जब हमारे कृषि क्षेत्र, कोई दिल्ली से नहीं आता है यहाँ पढ़ने के लिए, ये हमारे विभिन्न जिलों से आते हैं। तो हमारा अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक गतिविधि, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, आधारित है कृषि क्षेत्र पर। ये क्या कानून बना, ये कानून हमें समझने की जरूरत है। आजादी के बाद से आरएसएस और जनसंघ की सोच थी, उस वक्त कोई बीजेपी नहीं थी, जनसंघ की सोच निजीकरण की थी कि निजी क्षेत्र ही अपने देश को आगे ले जा सकता है। सोशलिज्म की बात नहीं थी, पब्लिक सेक्टर की बात नहीं थी। जब हम ये बड़े बड़े कारखाने बीएचएल होए, तरह तरह के बड़े एचएएल होए, ये आलोचना की जाती थी कि ये क्या जरूरत है इस सब कारखानों की, सोशलिज्म की। पूरे विश्व में इंदिरा गांधी जी के सोशलिज्म पर, नेशनलाइजेशन पर आलोचना की जाती थी। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जनसंघ ने इसका विरोध किया। जब कोयले के खदानों, देखिए ये तो इतिहास है, मेरी सोच नहीं है। जब कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, उस समय के जनसंघ ने इसका विरोध किया। ये इनकी सोच थी। अब ये कानून में क्या है? ये कानून हमारे कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर रहा है। आज किसी को छूट है मंडी का स्टेटस लेने के लिए। बड़े बड़े उद्योग मंडी का एक विभाग बना सकते हैं, एक डिपार्टमेंट उनका बन जाएगा, मंडी विभाग। और सबसे ज्यादा इसमें जिसको संभावना भी थी एमएसपी मिलने की, ये संभावना समाप्त हो जाएगी। किसान जाएगा 2000 रुपए एमएसपी हो कहेगा छोड़ो जी 1700 में लेता हूं, लेना है लो, लेना मत लो। किसान कहां भटकेगा? ये जो निजीकरण इन्होंने कृषि क्षेत्र का किया है, इससे पैन कार्ड हो या केवल पैन कार्ड की जरूरत है और आप व्यापार कर सकते हैं। आज जो व्यापारी है वो मंडी में रजिस्टर होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। आज उसको रोक रखावट है स्टॉक की, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, ये हटा दी गई है। तो आज कोई बड़ा उद्योग कहे कि मैं तो 50,000 1 लाख टन का स्टॉक कर लूंगा, आज तो कोई नहीं स्टॉक कर सकता। मार्केट कंडीशन इससे चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे दाम वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही मार्केट में नहीं आया, भाव बढ़ेगा, वो बढ़े हुए भाव में हमारा जो उपभोक्ता है वो पिटेगा। तो ये कानून की बुनियाद हमें समझनी है। इसीलिए अकाली दल ने कहा हम एनडीए के सबसे पुराने फाउंडर मेंबर हैं, एनडीए के छोड़िए। जेजेपी ने अब छोड़िए, चौटाला वाली पार्टी ने, जेडीयू जो उनके साथ बिहार में, वो अपोज कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप लोग ही लिख रहे हैं। ये अपोज कर रहे हैं, आरएलडी इसको अपोज कर रहा है। क्यों? क्या समझ नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा आज एमएसपी का है। और अभी मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि क्या अंतर हुआ है मध्य प्रदेश में और देश में। मैं केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। तो आज एफसीआई का क्या रोल रहेगा अगर ये खरीदेंगे नहीं? जब ये टेक ओवर हुआ, एफसीआई बनाया गया। एफसीआई प्रोक्योरमेंट करता था, एफसीआई हमारे राशन की दुकानों में बेचता था राज्य सरकार के थ्रू। हमारे पास बफर स्टॉक की जरूरत थी। मेरे ख्याल में 50
टन 50 मिलियन टन 50 मिलियन टन मैं भूल गया, मुझे इतना नहीं याद, पर एक दफा मैंने इस पर लोकसभा में भी चर्चा करी थी, इसीलिए मुझे याद है। 50 मिलियन टन हमारा बफर स्टॉक, एक ये बफर स्टॉक पूरा हो गया। अब ये खरीदी करे तो रखे कहां? तो CWC बनाया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की वेयर हाउस बनेगी, पर खरीदने के लिए तो फंडिंग चाहिए। तो केंद्र सरकार ने खरीदना कम शुरू किया, और कम शुरू किया उस समय मध्य प्रदेश का उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। ये दोनों चीजें साथ साथ हुई, मध्य प्रदेश का उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ, और आज के दिन मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। पंजाब को भी ओवरटेक कर लिया। अगर आप 10 साल पहले का देखें, पंजाब के हम 20-25% थे, आज हम पंजाब से आगे। मैं अभी बताऊंगा, स्पेसिफिक आंकड़े बताऊंगा। तो CWC बनाया गोडाउन बनाने के लिए, गोडाउन बनने शुरू हुए। अब राशन की दुकान में देंगे, राशन में जो 5 रुपए में बिकता है उनका खरीदी कॉस्ट तो 7 रुपए, वो 2 रुपए कौन भरेगा जो लॉस है? राशन की दुकान में तो तभी जाएगा जब सस्ता है, वो 2 रुपए लॉस कौन भरेगा? वो भी गवर्नमेंट को भरो। पहले तो आप उपार्जन प्रोक्योरमेंट करो, उसके बाद आप घाटा लो। ये तो कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए था, हमारे गरीबों को के लिए। तब ये अन्य स्कीम स्टार्ट हुई कि हम गन्ना, ये मजदूरी के लिए हम गल्ला देंगे, क्योंकि हम कहां रखें। ये एक प्रकार से हम फंडिंग कर रहे थे, जिसको गल्ला दे उसकी फंडिंग कर रहे थे। दिस वाज ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट पीपल। कोई रूप दे दो, आप चेक से मत दो, गल्ला दे दो, ट्रांसफर ऑफ फंड्स तो होता है। तो ये बुनियादी बातें समझना बहुत जरूरी है। आज ये जो कानून बने, कोई कोर्ट में नहीं जा सकते। SDM की अपील है, कलेक्टर की अपील है, तब आप केंद्र में जाओ। किसान जिसने 5 क्विंटल बेचा है वो धक्के खाएगा, अपील करेगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने कानून, उसका जो कानूनी उपाय था उसको भी खत्म कर दिया। किसान तो तभी बोल सकता है जब उसके पास खाद और बीज हो। खाद और बीज की मैन्युफैक्चरिंग तो किसान नहीं करता, वो तो गवर्नमेंट ही देती है कोऑपरेटिव्स के थ्रू। अगर ये कम कर दिया तो कौन किसके पास जाएगा खाद और बीज? निजी कंपनी के पास। तो निजी कंपनी खाद और बीज लेके जाएगी, कहेगी भाई खाद बीज हमारे पास है, तुम हमें दे, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर कर देंगे। किसान सोचेगा मैं तो मर जाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, बड़ा साधारण, बड़ा सरल लगता है, पर जिस किसान को खाद और बीज ना मिले वो तो मजबूर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। इसीलिए ये 3 कानून बड़े काले कानून है। मैं बड़े संक्षेप में ये बात कह रहा हूं, पर ये पूरी व्यवस्था जो बदलने का प्रयास है, इसको बारीकी से समझने का, और खास करके आप जो समाज के भी एक प्रकार के रक्षक हैं, आपको समझना कि इसका प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पर क्या पड़ेगा। इसमें जहां 70% हमारा अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, आज के दिन मध्य प्रदेश का उत्पादन पंजाब से आगे। पंजाब का है 175 लाख टन, 175 लाख टन। मध्य प्रदेश का है 196 लाख टन। ये
मैं 19-20 की फिगर दे रहा हूं कि 20-21 की अभी तक पूरी तरह आई नहीं, पर ये बढ़ी है और ये गैप बढ़ा है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा 66%, 2/3 प्रोडक्शन करता है गेहूं का, केवल 3 प्रदेश। ये जो आंकड़े हैं ये सब इंटरनेट पर है, कोई गुप्त आंकड़े सब इंटरनेट से मैंने भी निकाले हैं। और अगर मध्य प्रदेश का गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा जो प्रोक्योरमेंट एमएसपी कितने लोगों को, प्रश्न ये है कि सबको एमएसपी मिल जाता है। मध्य प्रदेश में 20% लोगों को एमएसपी मिलता है। ये भी इंटरनेट का आंकड़ा। इसमें अगर हम एक किसान ने गेहूं का भी ले लिया, उसके बाद धान का भी ले लिया, तब 28% हो जाता है। पर अगर हम उसको एक परिवार माने तो ये 20% है, 18 लाख परिवारों को मिलता है। ये इंटरनेट का है, ये आप भी देख सकते हैं। और ये आंकड़े यहाँ करेक्ट करने की बात है। तो इससे सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कोई प्रदेश देश में होता है वो मध्य प्रदेश, कि हम तो 20% वाले हैं, पंजाब तो 90% एमएसपी वाला है। हमारी जो संभावना है एमएसपी की, अब केंद्र सरकार क्या करती है? जब मैं मुख्यमंत्री था हमने प्रोक्योरमेंट करी, हमने कहा सब खरीदेंगे किसान से, उन्होंने कोटा फिक्स किया। ये आप मंत्रालय से ये आंकड़े ले लीजिएगा, मैंने बहुत लड़ाई करी केंद्र से, मोदी जी तक गया। इन्होंने कहा हम बस भूल गया 60 लाख टन का करेंगे, हमने 72 लाख टन खरीदा, 12 लाख टन का पैसा कहां से लाएंगे? इन्होंने कहा नहीं आपने बोनस दे दिया, कुछ आपको याद होगा उन्होंने ये कहा कि आपने बोनस दे दिया इसलिए हम नहीं देंगे। तो 12 लाख टन का हमें खुद फंडिंग करनी पड़ी। तो केंद्र सरकार की इस सोच में बहुत बड़ी खोट है। आज हमें अपनी कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी है। हमने प्रयास किया था कर्जा माफ करें, कर्जा माफ करना माने ट्रांसफर ऑफ फंड्स, हम तो बैंक को देते हैं। तो किसान का तकड़ गया, जो हुआ वो आंकड़े विधानसभा में आ गए। तभी शिवराज सिंह जी झूठ बोलते रहे, ये तो विधानसभा में उन्होंने खुद रख दिए। दूसरा केस था, तीसरा केस चालू होने वाला था। चलिए वो बात तो बीती हुई बात है। तो आज ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और यही मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। किसान को इतनी बात समझ नहीं आई। हम शुरुआत कर रहे हैं, ये प्रोग्राम हमारा, मैं शुरुआत कर रहा हूं 16 तारीख को छिंदवाड़ा से, किसान आंदोलन, किसान सम्मेलन के रूप। हम इसे आंदोलन नहीं कहना चाहते, हम इसे सम्मेलन कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान समझ नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के कम से कम 1 लाख 2 लाख किसान आए हुए हैं, वो समझ रहे हैं, पर मध्य प्रदेश का किसान तो सीधा साधा सरल स्वभाव का है। तो ये जागरूकता किसानों में आए, ये इनकी असलियत पहचान है, ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद 20 को हम मुरैना में कर रहे हैं, तब अभी आपको बता देंगे क्या है प्रोग्राम, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। अभी कल की बात है कि अब ये सब चालू हुआ, नकली खाद बीज भी चालू हो गया। कल महेश्वर तहसील के ग्राम करई में 3 सोसाइटियों में नकली यूरिया, विजय लक्ष्मी साधु हमारे पूर्व मंत्री ने पकड़ा, पंचनामा बनाया। तो इस प्रकार का ये शुरू हो जाएगा। आप ऐसी चीज छू रहे हैं, आप एमएसपी गवर्नमेंट घोषित करती है,
आप घोषित करते हैं, आप दे दीजिए। और जब तक आप किसान के साथ न्याय नहीं करेंगे, ये आंदोलन कई मोड़ लेगा। किसान कहता है कि आप हमारी जमीन ले लेते हो, अब हमारा खेत ले रहे हो, जमीन ले लेते हैं लैंड एक्विजिशन में, कभी सड़क के लिए ले ली, कभी हाईवे के लिए ले ली, कभी कारखानों के लिए ले ली, कभी गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनाने के लिए ले ली, तो हम तो हर जगह से पिटते हैं। ये आज बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है, और यही बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता था कि इसका इतिहास क्या है, कैसे एफसीआई बना, कैसे एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बनी, कैसे एमएसपी का कॉन्सेप्ट आया, उस समय देश की क्या स्थिति थी, कैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बना, क्यों बनी ये सब चीजें। इसलिए आज हम यहां तक पहुंचे, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर थे, आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं, क्योंकि किसानों के हाथ में एक शक्ति आई। और आज का किसान में बहुत जागरूकता है। उसके पिता, उसके दादा नाना की दुनिया कुछ और थी, आज की किसान की दुनिया कुछ और है। हमारे सामने मध्य प्रदेश में चुनौती है कि जिस किसान के बेटे ने पिछले 20 साल से वो कॉलेज जाने लगे, आज उसको रोजगार नहीं मिलता, वो ना गांव का रहा ना शहर का रहा। आज जो किसान धोती और पजामा पहनता है, उसे जीन और टी शर्ट का किसान कैसे बनाए। ये हमारे सामने चुनौती है। और कैसे नई टेक्नोलॉजी से आज कोई नहीं सोचता। मैंने शुरुआत करी थी जब मुख्यमंत्री था, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, आप मंत्रालय में जाके ये पता चलाइए कि हमने कहा था हम मध्य प्रदेश को बांस का कैपिटल बनाएंगे। जो बालाघाट वाला बांस है वो नहीं, आज जो आइकिया का फर्नीचर बन रहा है वो बांस से बनेगा, बिल्कुल लकड़ी। और अगर ये टेबल रखे हैं फर्क नहीं पता चलेगा। मक्का से आपकी कमीज बनेगी, फाइबर बनेगा। मैंने कहा था मिलेट मिशन, हमारे बाजरा कहते हैं ये भूखे गरीबों का है, बिल्कुल नहीं। मिलेट मिशन मैंने किया था, ये सब मंत्रालय में इसका रिकॉर्ड है। बैम्बू मिशन, मिलेट मिशन, मेज का, मैंने मक्के का इंटरनेशनल फेस्टिवल किया छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मक्का का, चिली का भी था, मिर्च का। ये सब चीजों का कि इस मिर्च का क्या फार्मास्यूटिकल यूज हो सकता है, तभी तो हमारा आज का नौजवान जुड़ेगा ये नई चीजों से। ये सब बातें मेरी सोच थी और शुरू करी थी, सब मंत्रालय में रिकॉर्ड है ये कैसे ये हुआ था। हमें आज ये सोच की आवश्यकता है। आज मैंने पढ़ा अखबारों में कि शिवराज जी कह रहे हैं कि केबल कार इंदौर में लगाएंगे। मैंने सोचा बेचारे शिवराज सिंह जी को पता नहीं केबल कार का। मोनो रेल का तो मैंने प्रोजेक्ट बनवा लिया था, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई थी। और मेट्रो का कैसे जोड़े मोनो रेल को, वो केबल कार नहीं है। ये इंदौर में कितनी मीटिंग करी मैंने। मोनो रेल जो फीड करेगी मेट्रो को। मोनो रेल तो एक डंडे पर खड़ी हो जाती है, पिलर पर, और ऐसे हो जाती है और जाती है, गलियों में नहीं जा सकती, पर सड़क के बीच में मीडियन में आपको पोल लगा सकते हो, मोनो रेल जा सकती है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसकी रूट बनाया मैंने। इंदौर के कमिश्नर, इंदौर के नगर निगम, इंदौर के सब लोगों से बैठ के। तो ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम मध्य प्रदेश को उस तरफ ले जाएं, उस तरफ ले जाएं। बस आप कहेंगे, और मैं माफी चाहता हूं आप सबसे कि मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लगाता।
हमारी कानून बनाया था। कानून बनाया और मैंने तो कहा था, वो तो सब आपने छापा भी था, कि हम कानून बनाएंगे कि कोई भी अगर समर्थन मूल्य से कम खरीदेगा ये अपराध होगा। मैंने कहा था ये हम कानून बनाएंगे जब ये उपचुनाव चल रहे थे। तभी तो किसान बचेगा फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सबसे आसान है किसान का एक्सप्लॉयटेशन करना। बीज नकली या बीज नहीं, खाद नकली या खाद नहीं, वो तो पिट गया। खरीदो मत, कहां रखेगा, कितने पैसे खर्च करेगा ले जाने में। तो सबसे आसान एक्सप्लॉयटेशन तो किसान का है। ये आज समझने की बात है। तो बात तो मुझे केवल कानून की करनी थी, क्योंकि मौका मिला। आप सबसे एक और बात मैं कहना चाहता हूं। आप बिना पेन के, बिना कागज के, बिना कैमरा के जब भी मुझे मिलना चाहें मिलिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। नहीं, मैंने चर्चा, क्योंकि आपसे मुझे भी बहुत ज्ञान होगा। नहीं, अच्छा, मैं बता रहा हूं। मैं आपको सिस्टम बता देता हूं। मैं आपको सिस्टम बता देता हूं। देखिए, मुझे 200 आप मुझे ईमेल भेज दीजिए कि हम कोई इंटरव्यू के लिए नहीं आ रहे, हम चर्चा करने आ रहे हैं। मैं 3-4 को साथ मैं आपको बताऊंगा हमारे उद्योग में क्या है। आपसे सुनूंगा कि आप तो मेरे से ज्यादा घूमते फिरते हैं, मेरे से ज्यादा लोगों से बात करते हैं। आपके ज्ञान से, आपकी जानकारी से मुझे भी ज्ञान होगा ना। नहीं, ये आप मुझे ईमेल कर दीजिए। और पर एक शर्त है, बिना पेन, बिना कागज, बिना कैमरा का। और मुझे तो खुशी होगी कि ये मेरे फायदे के लिए मैं आपसे ज्ञान लूंगा ना। मैं आपसे ज्ञान लूंगा कि आप मुझे कहेंगे देखिए ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आप मुझे कहेंगे ये ऐसा हो रहा है। सबको मेल प्रोवाइड कर देंगे, मिल जाएगा। मैं सबको मेल, एक मिनट ये खत्म कर लें, वो आंदोलन बता दें तब आप बोलिए। जो अभी आपको एक हम माननीय कमलनाथ जी ने जो केस वार्ता की है, जो विभिन्न चीजों पर बताया है, उसका आपको मेमो पूरा हम लोग दे रहे हैं। दूसरा, प्रदेश कांग्रेस की ओर से जो कमलनाथ जी ने निर्देश हमको दिए हैं, 3 प्रमुख कार्यक्रम हम लोग आरंभ कर रहे हैं। एक तो 7 जनवरी से 15 जनवरी तक विभिन्न जिलों में जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां जो है किसी एक दिन धरना आंदोलन प्रदर्शन करेगी। 16 तारीख को कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में रहेंगे और बाकी अन्य जिलों में हमारे जो देवास में है जहाँ पर अरुण यादव जी सज्जन भरवाई जा रहे हैं। फिर 15 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किसानों द्वारा चक्का जाम का आयोजन किया गया पूरे प्रदेश में। यह चक्का जाम जो है 15 जनवरी को, इस 16 को कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में अलग अलग दिन कुछ साथी अलग करेंगे। वो दोपहर 12 से 2 बजे तक चक्का जाम होगा और यह चक्का जाम खेतों के सामने, किसान जो गाँव के सामने किसान क्या किसी भी सड़क पर कर सकते हैं। ठीक 12 बजे हॉर्न बजा के, शंख बजा के आंदोलन की शुरुआत होगी और 2 बजे समाप्ति होगी। तब भी हाथ और शंख बजा के उसकी समाप्ति होगी। ये 15 जनवरी का चक्का जाम का कार्यक्रम। तीसरा, 20 जनवरी को मुरैना में किसान महासम्मेलन रखा है। इस महासम्मेलन में माननीय कमलनाथ जी जाएंगे, हमारे प्रदेश अन्य नेता और 23 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर हमारे किसान आंदोलन की तरफ से घोषणा की गई। उसका अनुसरण करते हुए किसानों द्वारा भोपाल में राजभवन का घेराव, किसान की गुंडनी की कॉपी आपको मौका देने से पहले एक प्रश्न जो मुझे लगता है आप जरूर पूछेंगे और मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या आप दिल्ली जा रहे हैं। मुझसे कई ने पूछा है कि आप दिल्ली जा रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा। मेरा बाकी जीवन मध्य प्रदेश में कटेगा और ना तो मैं आराम करने जा रहा हूं। ये किसी ने छाप दिया कि कमलनाथ अब आराम करेंगे। हाँ, मैंने कहा था
मैं छिंदवाड़ा में था, वहां मैंने कहा सब संघर्ष का समय फिर से आया और चर्बी ना चढ़ जाए आप पर, सबको संघर्ष करना है। अगर आप लोग आराम करेंगे मैं भी आराम करने को तैयार हूं। इस संदर्भ में ये बात आई थी। तो इसका एक लाइन, मैं आराम करने जा रहा हूं छात्र, पर किस संदर्भ में थी, मैं क्या आराम करने लायक दिखता हूं आपको? लेकिन जो बात आपने बड़ी विस्तार से बताई किसानों को लेकर के, वेयर हाउस तक पहुंचे हैं, मोदी सरकार की नीति और नियत तक पहुंचे हैं, अपनी सरकार की बात कही कि हम उस पर कानून बना रहे थे, हम ये जानना चाहते हैं सर कि इस पूरी भूमिका में दो उद्योगपति चर्चा में है, अडानी और अंबानी, उनसे कोई अपेक्षा, साइलो जो वो बना रहे हैं, वेयर हाउस की बात आपने कही है, और जो सवाल आपने खुद ठंडा कर दिया, दो में से किसी एक पद पर रहेंगे या अगल बगल बैठे उनके लिए कोई रास्ता छोड़ेंगे? अब मैं क्या कहूं, पहले तो पद की बात कर लूं। देखिए, मैंने किसी पद के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, ये भी मैं कह दूं। और जब तक पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा मुझे मंजूर है, मैं कोई पद के पीछे नहीं हूं। मुझे आज यहीं रहना है मध्य प्रदेश में, ये बात निश्चित है। किस पद पर रहूंगा ये इसका महत्व तो नहीं है। दूसरी चीज, आपने अदानी और अंबानी की बात करी, मैंने जरूर तो छपा था, फोटो छपी थी, मैंने मुकेश अंबानी जी से कहा था कि आप मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करिए और आप मुझे साल भर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन के दिखाएं। मैं इन सबको जानता हूं, सालों से जानता हूं। उन्हें कहा था कौन से सेक्टर में? मैंने कहा आप पोर्ट में हैं, आप केमिकल में हैं, फलाने में हैं, आप अपना जियो का सेंटर बनाइए, टेक्निकल सेंटर बनाइए। आप अब रिटेल में गए, आप मध्य प्रदेश से बढ़िया जगह कौन सा है रिटेल का? मैं आपको बताता हूं कि हम 5 प्रदेशों से घिरे हैं और जो पंजाब में लगाएगा वो क्या तमिलनाडु और केरला में बेचेगा। और ये बात मैं आलोचना के रूप में नहीं कह रहा, किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। मैंने एक बड़ी कंपनी को बुलाया, मैंने कहा आप पंजाब में फूड पार्क लगाया आपने, आप कौन सी कॉलेज में पढ़े हैं, किसने आपको ये सिखाया कि इस तरह किया है? तो उन्होंने कहा जहां तो हमने जमीन के लिए हम साल 1.5 साल रोके रहे, मेरे को जमीन कोई देने को ही नहीं तैयार था। सुनते जाइए। मैंने कहा मैं करता हूं, मैं उनका नाम लूं ठीक नहीं है, आप मेरे से अकेले बात करें, मैं आपको पूरी बता दूंगा। तो उसके सब पेपर्स भी दिखा, शायद मेरे पास पड़े, जो चिट्ठियां मैंने करी, ये सब मंत्रालय में है, सब मंत्रालय में है। तो आज मध्य प्रदेश घिरा हुआ है पानी। वी कैन बी मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंट्री। जिसको दक्षिण में बेचना है, उत्तर में बेचना है, वो तो यहीं लगाएगा ना। पर हमें मध्य प्रदेश पर सबको विश्वास होना चाहिए, दिस इज अ गुड स्टेट, ये अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ की सरकार अच्छी है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, कि जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको पार्टी पुर्टी से कोई मतलब नहीं होता, उनको वातावरण से मतलब होता है। तो मैंने जरूर मुकेश अंबानी जी से और गौतम अदानी जी से निवेदन किया था कि आप लगाइए 10 साल पहले या 8 साल पहले अदानी पावर प्लांट लगाना चाहता था, जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का था, वो छिंदवाड़ा में था क्योंकि कोयला है। ये MPEB का प्रोजेक्ट था, उनसे लगा नहीं, तो इन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 10 साल पहले अदानी को दे दी। ठीक है, दे दी। उन्होंने मेरे से बात करी, मैंने कहा आप लगाने वाले बनिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, मुझे तो प्लान से मतलब है ना, उसका पीछे नाम क्या हो क्या लड़ देना। तो अभी तक तो लगा 8 साल हुए। हाँ, ये ब्रजेश राजपूत जी, फिर सुधीर दंडोतिया जी, फिर इधर ऐसे करके नंबरिंग से सब ब्रजेश राजपूत जी अभी फिर एक मामला और चर्चा में कि जो CBDT की रिपोर्ट है, यहाँ बड़ी चर्चा में, जिसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के भी नाम है और आपकी कई छापे पड़े थे। आपको क्या लग रहा है कि जांच कहाँ तक जाएगी या इसका पीछे मकसद क्या है? देखिए, मैं तो इसमें हूं कि सबकी जांच करी जाए, जो खुलासा करना है करें। ये राजनीतिक दृष्टि से ना हो, सही जांच हो। सही जांच में क्या खराबी है, सबकी सही जांच कोई। और आप अब इसके बाद ई टेंडर का पूछेंगे, मैं पूछने के पहले बता दूं,
ई टेंडर का मामला तो अगस्त 2018 में बीजेपी की सरकार ने ईओडब्ल्यू को भेजा था। मैंने तो भेजा नहीं, उन्होंने ही भेजा था। उसके बाद उन्होंने वो सेंट्रल लेबोरेटरी से रिपोर्ट मंगाई, रिपोर्ट आई, तब हमारी सरकार आ गई थी। मैंने कहा इसमें और जांच करो कि ना तो हम किसी को छोड़ने के चक्कर में, ना तो किसी को फंसाने के चक्कर में। ये फंसाने वाली राजनीति मैंने नहीं करी, आप सब गवाह हैं। इसको फंसा दो, इसको फंसा दो, इसके पीछे लग जाओ, ये सब मैंने नहीं किया। हाँ, क्योंकि ये गलत है। मुझे तो प्रदेश चलाना है, मुझे फंसाने वाला समय मैं नहीं लगाने वाला। तो सबके साथ न्याय होए, इसमें जांच हो रही थी। इसमें कितने टेंडर हैं, कितने टेंडर नहीं है, सब बातें सामने आ जाएंगी। ये तो 8-10 साल से चल रहा था ये टेंडर, तो ये कितने सालों से था, कितने विभाग थे, कितने टेंडर थे। मुझे ये बताया गया था, जो मुझे याद है, कि एक टेक्निकल कंपनी उन्होंने अपॉइंट करी थी, साउथ की है, जिन्होंने कहा था नहीं 7 टेंडर नहीं, ये तो 160 टेंडर है जिसमें घोटाला हुआ है। तो ये कर रहे थे जांच। कैबिनेट डेस्टिनेशन कैबिनेट हुई है शिवराज जी, जिसमें मंत्रियों को शिवराज जी ने सलाह दी कि दलालों से सावधान रहे, बंगलों के आसपास से सावधान रहे। किसे? दलालों से मंत्रियों को सलाह दी है। सर, इसमें इस बार ये भी था कि हाल ही में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सिंधिया जी का कमिटमेंट जो बीजेपी के लिए शायद एक मजबूरी बन गया है। अब बीजेपी जवाब देगी इसका, मैं क्या जवाब दूंगा? कौन किसकी मजबूर है वो खुद आपको बताएगी। आप मुझसे पूछिए, मुझे बताइएगा जवाब उनका। शिवराज जी ने जो चतुर्वेदी जी अगला सवाल। सलाह दी है सर। चतुर्वेदी, इसके बाद हेमंत शर्मा आजकल से। 2 सवाल हैं। एक तरफ कांग्रेस किसानों के सम्मेलन में सड़क पर उतरने की बात कर रही है, किसान सम्मेलन में। दूसरी तरफ आप सदन से चर्चा करने से कतरा जाते, सदन को खत्म करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं। दूसरा सवाल है, क्या आप मानते हैं कि हनी ट्रैप, ई टेंडर घोटाला और व्यापम घोटाले पर आपको जो तीखा रुख लेना था आप नहीं ले पाए, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? देखिए, मेरी प्राथमिकता नहीं थी कि मैं ये करूं। हम खड़े थे, मुझे तो पता नहीं था कि 15 महीने में सरकार चली जाएगी। हमारे पास तो 16वां महीना भी तो होना था, 18वां महीना भी तो होना था। मेरी प्रायोरिटी दूसरी थी कि प्रदेश का नक्शा बदले, प्रदेश को एक नई मोड़ दें। व्यापम का चल रहा है, एक्शन लेता मैं जरूर, उसको छोड़ता थोड़ी होता। ई टेंडर का चल रहा था, जो कह रहा हूं 160 टेंडर थे, जितना मुझे याद है। मैं सब छोड़ के उस पर लग जाता। ये मेरी प्राथमिकता नहीं थी, ये साफ बात है। ठीक है, ये होएगा, अगले महीने हो जाएगा, क्या जरूरत है कि जहां तक विधानसभा की बात है, ये गलत बात है। ये जब हमसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये कोविड है, उन्होंने नियम पढ़ के बताया, उन्होंने आंकड़े बताए, तो उन्होंने कहा मैंने तो क्या करना है? कहते ये हमारी राय में आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं? मैंने कहा जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं? हम जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं सदन चलाने की? वो तो स्पीकर का और गवर्नमेंट का है। नहीं, हम तो आप लिखित में दीजिए, लिखित में दीजिए कि सदन में आप जिम्मेदारी लेते हैं कोविड की। मैंने कहा मैं ये लिखित में दूं कि आप केंद्र सरकार का उल्लंघन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस बनाए हुए हैं, नियम बनाए हुए हैं, वो सब पब्लिक है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि खाली 20 लोग अंदर जा सकते हैं, खाली 20 लोग ही अंदर जाएंगे इस नियम के हिसाब। तो मैंने कहा ये आप जाने, आपका काम जाने, पर आप कहें कि मैं आपको लिखित में दे दूं कि ये जिम्मेदारी और आप उल्लंघन करो, ये मैं नहीं दे सकता। अभी भी मैं कहता हूं ये उनका काम है, उनको कहते हैं नहीं हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी आपने अखबार में लिखा, वो ऑलरेडी ने यहाँ भी रीच पड़ी है ईडी और एक कंपनी है मेंटाडा, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था प्रीवियस जब गवर्नमेंट ने एफआईआर फाइल किया था ईओडब्ल्यू में, जब मामला भेजा था उस कंपनी को छिंदवाड़ा में आपने एडवांस पेमेंट किया है। मैं नहीं जानता, बहुत सारे टेंडर निकले छिंदवाड़ा में और निकलने चाहिए, पर ये किसको मिले टेंडर? ना तो ई टेंडर में मेरे पास कुछ आता था, ये किसको ब्लैकलिस्ट किया था? मैंने तो मुंटाना को पहली दफा इसका नाम सुना मेरे ख्याल में अक्टूबर 2018 में। मैंने तो मुंटाना का नाम ही नहीं सुना था। मुंटाना कौन है, किसका है? ये
जब मैं कहता हूं ये कोई छिपी बात नहीं है, मोंटाना तो सालों से काम कर रहा है छिंदवाड़ा में। और जब मैंने उसकी शक्ल देखी मैंने कहा ये तो मुझे कहीं मिलने आया था, तो ये तो मुझे कहीं छिंदवाड़ा, इसने तो पूरा पेंच सिंचाई योजना जो 1000 करोड़ रुपए की है ये मोंटाना नहीं बनाई, इन्होंने दी, मैंने तो दी नहीं। क्या हो रहा है? सारा काम नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि चुनाव के बाद में एक चर्चा थी कि पीसीसी का गठन होगा, नए कसावट लाई जाएगी, उसके बारे में आपने सोच रखा है। दूसरा सिर्फ सवाल करने का मौका मिल गया तो ये भी बता दीजिए, शिवराज जी हमेशा ये कहते रहते हैं कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना हुआ था। देखिए कैमरा लगे हुए हैं भवन में, कोई सीक्रेट कोई गुप्त रास्ता तो अंदर जाने का है नहीं, ठीक है, जो जहां जाता है सब देखते हैं, सही बात है। तो शिवराज जी क्या है क्या नहीं है ये उन पर मीटिंग, ये उन पर ये प्रेस मीटिंग नहीं है, उसकी भी कर लेंगे एक दिन पर। अच्छा तो चलिए, तो इसका जवाब दे। तो ये कौन आता है, ये सब कैमरा में रिकॉर्ड में ये रजिस्टर है, कौन आता था कौन जाता था कौन मुझे मिलता था। मैं तो चाहता हूं कि अगर ये रिकॉर्ड निकालें कि मेरे फ्लोर में कौन लोग आते थे, मेरे फ्लोर में, ठीक है, ये साफ बात हो जाएगी कि मैं प्रदेश को कहां ले जा रहा था कि जो लोग मुझे मिलने आते थे वो तो वर्तमान के किसी को मिलने चाहते नहीं है, तो ये बात साफ हो जाएगी। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। अच्छा पीसीसी गठन, हम इस पर विचार कर रहे थे जब ये नगर निगम नगर पालिका में चुनाव उपचुनाव के बाद घोषणा हो गई, तब हम इस पर विचार कर रहे हैं कि अभी करें या उसके बाद करें, इस पर विचार कर रहे हैं। मैं दिल्ली से चर्चा में हूँ, आपस में भी हम चर्चा कर रहे हैं, कईयों की दो राय है, कोई कहते हैं अभी करो, कोई कहते हैं अभी मत करो, तो इसमें एक प्रकार की मोटा मोटा सहमति बना के हम एक्शन लेंगे। आप नगर निगम अभी आपने चुनाव की बात करी, मेरे सवाल ये कि कभी भी हर राजनीतिक दल जब भी चुनाव हारता है तो उसकी कहता है कि मैं समीक्षा करने जा रहा हूँ। अभी आपके सकते अभी स्थानीय शासक के भी चुनाव आ जाए, आपने अपनी हार का समीक्षा क्या की जो आपने विधानसभा में चल रही हो का सामना करना पड़ा? आपको क्या लगा कि किन कारणों से पार्टी आपकी हारी, जबकि आपका आखिरी तक दावा रहा कि नहीं हम तो। मैं अगले 1 महीने में या 2 महीने में ये रिपोर्ट आ जाए, हर पोस्ट इलेक्शन सर्वे 28 सीटों का कुछ आ गई, जहां एक के सर्वे उसके 3000 गांव में उन्होंने किया, 3000 गांव में। अरे नहीं मैं बता रहा हूं, मैं इसमें क्योंकि ये केवल प्रदेश से नहीं जुड़ा, ये पूरे देश से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इस पर मैं अलग करूंगा या दिल्ली में होगी बात। मध्य प्रदेश also have joined, but there are large number of Madhya Pradesh farmers you are having to get down on the field to run an awareness campaign. Why is it that Madhya Pradesh farmers are not reacting to this? देखिए यही मैंने I just said this, that Madhya Pradesh farmers are not fully aware of the consequences of this, and there are कितने दिनेश कितने किसान होंगे मध्य प्रदेश के वहाँ बॉर्डर में? दो ढाई हजार तो मुरैना बॉर्डर से गए, पर ये बात याद रखनी है कि हरियाणा पंजाब तो उनके पड़ोस में है, हमारा दिल्ली जाने के लिए क्या वो मंडला से डिंडोरी से जाएगा, क्या कहां से जाएगा? तो आज जागरूकता भी नहीं है, दैट इज वन बिग रीजन। सो दैट्स व्हाई आई सेड ये जागरूकता आपके प्रेस में नहीं है। लेट्स फेस द रियलिटी, व्हाट आई सेड, a lot of things are new and I did not have time to even elaborate on this, कि you must understand the history of food production in this country, of agriculture in this country. देखिए ये किसान का बेटा शिवराज आज के दिन ये बहुत समझदार है, ये कैसा बेटा है कैसा शिवराज है ये सब समझ रहे हैं, ये याद रखिएगा।
तब भी तब संविधान सभा में क्योंकि 960 क्वेश्चन लगे हुए थे और वो आपके टेक्चर रैली से भी डर गए होंगे, ऐसा लगता मुझे। वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, मुश्किल से 8 लोगों भी कोविड नहीं था, वो भी राजधानी परियोजना के लोग थे। अगर उस सत्र में बैठ के आप विचार करते, उन लोगों से बहस करते, तो सत्र नहीं बोला, आम जनता का नुकसान। बिल्कुल, मैंने ये बात कही और ये बात मैं कहना भूल गया कि मैंने कही कि ये जो जवाब है और जो ध्यान आकर्षण है, इसका क्या होगा, ये प्रश्न मैंने पूछा। इन्होंने कहा कि हम इसका जवाब देंगे, एक समिति बनाएंगे। आप वो उनसे बात करिएगा जो अपने प्रोटेम स्पीकर हैं, उन्होंने एश्योरेंस दिया और मुझे 3 दिन पहले कहा कि हम कब मिल सकते हैं, कि एक समिति बने जो जिन सदस्यों ने दिया है और कोई सदस्य भी पूछना चाहे, मंत्री और वो, जैसे कि मिनी हाउस फॉर 4-4 विभाग की आप समिति बना लीजिए। इसमें उन्होंने सहमति प्रदान करी। सो आई सेड दिस इज वेरी गुड। आई सेड दिस विल बिकम अ कमिटी, लेजिस्लेटिव कमिटी, कि जिसने क्वेश्चन पूछा है वो आए और 20 लोग और चले जाएं, वो सप्लीमेंट्री पूछे। ये उन्होंने सहमत, आप उनसे जरूर पूछिएगा ये समिति जो बननी थी इसका क्या है। कोविड में चुनाव हो सकते हैं, कुलभूषण सक्सेना, उसके बाद चलिए अब चलिए बहुत हो गया, मैं खत्म कर रहा हूँ। आखिरी 2